13 जनवरी साल 2012 दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कोर्डिया अपने 7 दिन के टूर के लिए इटली के सिविटावेचिया शहर से शाम के करीब 7:15 बजे निकल पड़ता है। ये जहाज न केवल साइज में बड़ा है बल्कि टाइटैनिक के कंपैरिजन में इसमें 2000 ज़्यादा पैसेंजर बिठाने की कैपेसिटी है। इसीलिए उस दिन इसमें सफ़र कर रहे थे 4252 लोग। सिविटावेचिया से निकलने के बाद कॉन्कोर्डिया का पहला डेस्टिनेशन था इटली का सबोना शहर, जहां पहुंचने में इसको 1 दिन का समय लगने वाला था। लेकिन सिविटावेचिया से निकलने के 2 घंटे बाद ही कॉन्कोर्डिया अपने रास्ते से भटककर गिग्लियो आइलैंड की तरफ रुख कर लेता है। कॉन्कोर्डिया का रास्ता भटककर गिग्लियो आइलैंड की तरफ मुड़ जाना ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि उस जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को सेटिनो की सोची समझी साजिश थी। अभी रास्ता भटके 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से सभी को एक भयानक आवाज़ सुनाई देता है। कॉन्कोर्डिया के सभी पैसेंजर्स को इसके पीछे का रीजन इलेक्ट्रिक फेलियर बताया जाता है, पर असल में बात कुछ और थी। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में आखिर उस रात क्या हुआ था। जहाज के कैप्टन ने जानबूझकर शिप को गिग्लियो आइलैंड की तरफ क्यों मोड़ा था और क्यों कॉन्कोर्डिया के इस हादसे को टाइटैनिक से भी बुरा माना जाता है। साल 2006 में कार्निवल कॉरपोरेशन नामी कंपनी कॉन्कोर्डिया क्लास क्रूज शिप लॉन्च करती है, जो कि है आज का हमारा ये कोस्टा कॉन्कोर्डिया। ठीक टाइटैनिक की तरह इस जहाज के मैन्युफैक्चरर्स को भी यकीन था कि ये जहाज कोस्टा कॉन्कोर्डिया कभी डूबेगी ही नहीं। इत्तेफाक की बात तो ये है कि टाइटैनिक का हादसा ठीक इसके 100 साल पहले हुआ था, साल 1912 में। कोस्टा कॉन्कोर्डिया को बनाने की कष्ट पड़ी थी $570 मिलियन, यानी कि उस जमाने की 2500 करोड़ रुपए। कॉन्कोर्डिया अपने जमाने का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान इटालियन क्रूज शिप था। उस दिन 7:18 पर यह जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सबोना शहर के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि ये जहाज अपने रास्ते से भटककर गिग्लियो आइलैंड की तरफ मुड़ जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, ये कोई गलती नहीं थी बल्कि उस जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को सेटिनो की सोची समझी साजिश थी। दरअसल कैप्टन सेटिनो चाहते थे कि इस जहाज को नजदीक के एक आइलैंड गिग्लियो आइलैंड होते हुए गुजारा जाए, ताकि उस आइलैंड के लोग रात के अंधेरे में इस चमकते जहाज का नजारा ले सके। आमतौर पर इतने बड़े जहाज समुंदर की तट से कईयों किलोमीटर दूर से ही सेल करते हैं, क्योंकि पानी उतना गहरा भी होना चाहिए इतने बड़े जहाज के चलने के लिए। लेकिन कॉन्कोर्डिया उस रात समुंदर की तट से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर चल रहा था। जाहिर सी बात है, किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर पानी इतना गहरा नहीं होगा कि इतना बड़ा शिप चल सके, ऊपर से रात का समय। कॉन्कोर्डिया किसी भी वक्त पानी के अंदर मौजूद पत्थर या रीफ से टकरा सकता था। तो क्या कैप्टन सेटिनो को इस खतरे का एहसास नहीं था? आखिर कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे? इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि कैप्टन सेटिनो एक टाइम पर एक सीनियर कैप्टन मारियो पालोम्बो के अंडर काम किया करते थे और ये मारियो पालोम्बो भी गिग्लियो आइलैंड पर रहते थे। और जिस रात ये जहाज इस आइलैंड के बगल से गुजर रहा था, उस रात कैप्टन सेटिनो सीनियर कैप्टन पालोम्बो को कॉल करके कहते हैं, क्योंकि हम इस आइलैंड से गुजर रहे हैं, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, आपके लिए एक बार सायरन बजा देंगे। ये सुनकर कैप्टन मारियो कहते हैं, मैं तो इस आइलैंड पर हूँ ही नहीं। इतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके कुछ मिनट बाद वही भयानक आवाज सुनाई देता है। जिसका डर था वही हुआ, ये जहाज पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से टकरा गया। कॉन्कोर्डिया के हल को इस टकराव ने 70 मीटर चीर के रख दिया। रात के अंधेरे में ये जहाज किनारे के इतने करीब आ चुका था, इसकी डिस्टेंस किनारे से 100 मीटर की दूरी में भी नहीं था। टकराव के एकदम बाद ही पानी जहाज के अंदर तेजी से भरने लग जाता है। जहाज के 3rd ऑफिसर एंड्रिया कोरोलो और चीफ इंजीनियर कैप्टन सेटिनो को बताते हैं कि जहाज की हालत कितनी खराब हो चुकी है। पानी तेजी से जहाज के अंदर भर रहा है, लेकिन जहाज के कैप्टन सेटिनो पैसेंजर्स को कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ है, उसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। कैप्टन सेटिनो अपनी गलती मानने की जगह उल्टे पैसेंजर से झूठ बोलने लग चुके थे। इन सब के बीच जहाज रुका नहीं था अपनी जगह पर, बल्कि आगे बढ़ता जा रहा था गहरी समुंदर की ओर। 10 बजे के करीब कैप्टन सेटिनो पहली अक्लमंदी का काम करते हैं, जहाज को वापस आइलैंड की तरफ मोड़कर। जहाज एक यू टर्न लेता है और उसकी वजह से सीधा होने की जगह दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। इस जहाज के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रोबर्टो फेरेनी 2 बार कॉल करते हैं कैप्टन सेटिनो को। पहली बार में कैप्टन कुछ नहीं बताते हैं, सच छुपाते हैं झूठ बोलकर,
लेकिन दूसरी कल 10:07 पर अपनी गलती एडमिट तो कर लेते हैं, पर उसमें भी एक झोल करते हैं। कैप्टन सेटिनो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ है उसकी वजह से जहाज किसी पत्थर से टकरा गया है, लेकिन असल में जहाज के पत्थर से टकराने की वजह से इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ था। इसी बीच कुछ पैसेंजर परेशान होकर लोकल पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन सेटिनो से कांटेक्ट करके जहाज की हालत पूछते हैं। क्यों आपके पैसेंजर्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं? कैप्टन सेटिनो बस इतना कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फेलियर होने की वजह से ब्लैकआउट हुआ है, आप लोग चिंता मत करो। टकराव के आधा घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक ये बात कैप्टन और क्रू मेंबर्स के अलावा ना ही जहाज में सवार लोगों को और ना ही कोस्ट गार्ड्स को बताया जाता है। करीब 40 मिनट बीत जाने के बाद 10:28 पर कैप्टन सेटिनो का मन बदलता है। आखिर कब तक झूठ के सहारे सच्चाई को दबा कर रखेंगे? तब जाकर सेटिनो रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं, तुम कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि जहाज के लेफ्ट साइड में टक्कर लग गया है और कॉनकॉर्डिया को टॉक बोट्स की जरूरत है। सभी पैसेंजर सेफ हैं, हमने उन्हें लाइफ जैकेट्स दे दी है। वहीं पर जहाज धीरे धीरे करके डूबता जा रहा था। फाइनली 10:33 पर इमरजेंसी अलार्म रेज किया जाता है और पैसेंजर्स को कहा जाता है कि वो इमरजेंसी एरिया में इकट्ठे हो जाए और आगे की इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करें। एक्सीडेंट को हुए 1 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और फाइनली कैप्टन सेटिनो जहाज को छोड़ने का ऑर्डर करते हैं। जैसे ही उन्होंने जहाज छोड़ने का ऑर्डर दिया, लोगों के बीच हड़बड़ी मच जाती है। कुछ लोग तो कैप्टन के ऑर्डर के पहले से ही लाइफ बोट्स लेकर निकल चुके थे। कुछ लोगों को स्विमिंग आती थी तो वो तैर कर आइलैंड पर पहुंच गए। एक अच्छी बात यहाँ पर ये हुई थी कि कुछ क्रू मेंबर्स कैप्टन से परेशान होकर उनके ऑर्डर के पहले से ही लोगों को उनके कैबिन से निकालकर लाइफ बोट्स में बिठाने लग चुके थे। इतने टाइम में जहाज के राइट साइड का आधा हिस्सा डूब चुका था, तो जिनकी कैबिन इस साइड थी वो आसानी से पानी में स्विम करके निकल जा रहे थे। पर मुसीबत थी तो लेफ्ट साइड में ठहरे लोगों को। जहाज 50 डिग्री टिल्ट कर चुका था। इतने टेढ़े जहाज में रास्ता ढूंढ पाना तो मुश्किल था, तो जहाज से बाहर निकल पाना तो नामुमकिन। इन सब के बीच जहाज के क्रू मेंबर्स में एक इंडियन भी मौजूद थे, रसल रेवेलो, जो कि एक वेटर के तौर पर काम कर रहे थे। कैप्टन के ऑर्डर आने से पहले ही वो लोगों की मदद कर रहे थे लाइफ बोट्स में बिठाने में। वो आखिरी मिनट तक लोगों की मदद करते रहे कॉनकॉर्डिया को छोड़ने में, लेकिन उनकी बदकिस्मती से अपनी जान नहीं बचा पाई इस इवैक्यूएशन के दौरान। इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर लोगों का कहना था पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। जहां सभी क्रू मेंबर्स लोगों की मदद कर रहे थे कॉनकॉर्डिया को छोड़ने में, हमारे कैप्टन सेटिनो भाई साहब लोगों की मदद करने की जगह खुद की जान बचाने के लिए लाइफ बोट में बैठकर निकल लेते हैं, जिससे इसको कैप्टन कवार्ड का दर्जा भी मिलता है, यानी कि एक डरपोक कप्तान। यहाँ तक कि गिग्लियो आइलैंड के आम लोग भी कॉनकॉर्डिया में फंसे लोगों की मदद करने के लिए निकले थे। इस आइलैंड के डिप्टी मेयर मारियो पेलिग्रिनी को जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चलता है, वो खुद एक सिविलियन बनकर लोगों की मदद करने लग जाते हैं। इन्होंने कहा, जब जहाज पूरी तरीके से डूब चुका था राइट साइड से, जहाज में कुएं से बनने लगे थे जिसमें अभी भी लोग फंसे हुए थे। वो एक रस्सी के सहारे कुएं में फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं और उनकी जान बचाते हैं। कॉनकॉर्डिया के पत्थर से टकराने के बाद घंटों बीत चुके थे। करीब 11:38 पर 25 से 33 से लोग कॉनकॉर्डिया से इवैक्यूएट होकर गिग्लियो आइलैंड पर सेफली पहुंच चुके थे, लेकिन 5 से के करीब लोग अभी भी उसमें फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर और फायर एंड रेस्क्यू के नाव भी अब लोगों की मदद करने पहुंच चुके थे। 100 लोगों को ये लोग पानी के अंदर से बचाते हैं, लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली कितने लोग अभी भी जहाज के अंदर फंसे हुए पड़े हैं। रात के 12:42 पर कोस्ट गार्ड कमांडर कैप्टन ग्रिगेरियो डी फाल्को कैप्टन सेटिनो को कॉल लगाते हैं। ये सेटिनो से गुस्से में कहते हैं, तुम कैप्टन हो, तुम वापस जहाज पर जाओ, लोगों की मदद करो। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, पैसेंजर्स की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे डरपोक कैप्टन भाई साहब बहाने बनाने लग जाते हैं। प्लीज मैं वापस नहीं जा सकता, और वापस जाते भी नहीं है। इसी वजह से सेटिनो को लोग डरपोक करके पुकारने लग जाते हैं। एक तरफ इस जहाज के जाबाज क्रू मेंबर्स और इटालियन कोस्ट गार्ड की टीम रात भर लोगों को इवैक्यूएट करते हैं और सेटिनो दूर बैठकर ही नज़ारा देखते हैं। अगली सुबह जब सवेरा होता है, तब जाकर लोगों को एहसास होता है कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा हादसा हुआ है। सुबह तक ज़्यादातर लोग रेस्क्यू किए जा चुके थे। 3 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए थे जहाज के अंदर।
इतने देर में गिगलियो में रहने वाले सभी लोगों को पता चल चुका था इस हादसे के बारे में। ज्यादातर लोकल लोग जहाज से रेस्क्यू होने वाले लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए अपने घरों में जगह तक दी थी। वहीं पर इस आइलैंड के स्कूल, चर्चेज और कैंटीन को खोल दिया गया था ताकि सर्वाइवर्स को छत मिल सके। यहाँ तक कि लोकल लोग अपने घरों से ब्लैंकेट, कपड़े और खाना तक प्रोवाइड कर रहे थे सर्वाइवर्स को। अभी तक ज्यादातर लोग रेस्क्यू कर लिए जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने केबिन्स में फंसे हुए थे। जिन लोगों की मौत हुई थी उसकी वजह भी यही थी, कैबिन में फंसे रहने और पानी में डूबने से। इस हादसे के 2 दिन बाद 14 जनवरी को एक कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है उनके कैबिन से। कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में। कॉनकॉर्डिया को 2 सालों बाद जुलाई 2014 में गिगलियो आइलैंड से निकाला जाता है, जिसमें टोटल खर्च लगे थे $799 मिलियन। कैप्टन सेटिनो के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जो कि इस हादसे के इकलौते कारण थे। 2017 में कैप्टन सेटिनो के ऊपर मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया जाता है और उन्हें 16 साल की जेल सुनाई जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।